गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम लास्ट लेक्चर तक वेल्डेड कनेक्शन में लोड कैरिंग कैपेसिटी और शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड देख चुके थे। पिच ऑफ वेल्ड की बात की थी। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्लॉट वेल्डिंग की। स्लॉट वेल्डिंग क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लॉट वेल्डिंग आखिर होती क्या है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि स्लॉट वेल्डिंग हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए स्लॉट वेल्डिंग में अब जो हमें देखना है वो हमें देखना है क्या कि स्लॉट वेल्डिंग को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं। तो स्लॉट वेल्डिंग क्या होती है? इफ ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड, इफ overlap length is if overlap length is limited, then the slot welding is done. Then the slot welding is done. Then the slot welding is done by making slots in the by making slots in the connecting plates. इन द कनेक्टिंग प्लेट्स। अगर हमारे पास कनेक्टिंग प्लेट्स के अंदर जो ओवरलैप लेंथ है, अगर वो लिमिटेड मतलब कम है, अगर हमारी ओवरलैप लेंथ कम है, हमें कम से कम ओवरलैप लेंथ मिल रही है, तो हम क्या करते हैं? स्लॉट बनाते हैं। किसके अंदर? जिन भी हम दो प्लेट्स को कनेक्ट करने वाले हैं, हम उनके अंदर किसका वो करते हैं? स्लॉट का प्रोसेस करते हैं और फिर उसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से होती है स्लॉट वेल्डिंग में। डायग्राम के से अगर आपको समझाऊं तो देखिए, जैसे मानिए ये हमारी कोई प्लेट है, ठीक है, ये हमारी कोई प्लेट है, इसके ऊपर हमें दूसरी प्लेट इस तरीके से ओवरलैप करके और इसको कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं स्लॉट वेल्डिंग में? क्या करते हैं हम कि ये जो हमारी प्लेट कनेक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये वेल्डिंग करते हैं। ये एरिया है जो हमारा, ये एरिया वेल्डेड एरिया है, इसको तो बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल शियर। जो फोर्स के डायरेक्शन में होता है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल शियर। लॉन्गिट्यूडनल शियर को रेजिस्ट करने के जो काम आता है वो ये वाला पोर्शन है। और ट्रांसवर्स शियर की अगर हम बात करें तो वो कैसा होगा? फोर्स के परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? ये होगा ट्रांसवर्स शियर। ट्रांसवर्स शियर को डिनोट करेगा। फोर्स के परपेंडिकुलर जो भी वेल्डेड लेंथ होगी वो ट्रांसवर्स शियर को रेजिस्ट करेगी, और जो फोर्स के पैरेलल या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो लॉन्गिट्यूडनल शियर को रेजिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये हमारा किसको शो करता है? ये एरिया हमारा शो करता है किसको? स्लॉट वेल्डिंग को। स्लॉट बना के हम क्या करते हैं? इसकी वेल्डिंग करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि विड्थ ऑफ स्लॉट जो हम रखते हैं वो कितनी रखते हैं। तो देखिए अगर हम विड्थ ऑफ स्लॉट की बात करें, इसके अंदर जो हम विड्थ रखते हैं स्लॉट की, विड्थ ऑफ स्लॉट, ये हम कितनी रखते हैं? तो ये हम रखते हैं कितनी? मैक्सिमम ऑफ 3T और 25 mm। मैक्सिमम ऑफ 3T और 25 mm, जहां पर T क्या होता है? T होता है हमारा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अगर हमें विड्थ देखनी है स्लॉटिंग की, विड्थ ऑफ स्लॉट हम कितनी रखेंगे, तो हम मैक्सिमम लेते हैं किसका? 3T या 25 mm, या तो 3 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट या 25 mm, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा हम उसकी बात करेंगे।
अब हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल शीयर में किस तरीके से और ट्रांसवर्स शीयर में किस तरीके से लोड और लेंथ की बात करते हैं और स्ट्रेंथ कितनी आती है इसके अंदर, किसकी बेस्ट रहती है, तो उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए if we talk about longitudinal shear, a longitudinal shear in fillet weld longitudinal shear in fillet weld, a longitudinal shear in fillet weld, load and length of weld, load and length of weld, load and length of weld in same are in same डायरेक्शन। कैसी होंगी? अगर हम लॉन्गिट्यूडनल शीयर की बात करें तो लोड और जो लेंथ ऑफ वेल्ड है वो कैसी होंगी? सेम डायरेक्शन में होंगी। इन ट्रांसवर्स शीयर, in transverse shear load and length of weld are load and length of weld are perpendicular to each other, कैसे होंगे? फोर्स है जो लोड है और जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है वेल्ड की, वो कैसे होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफर फिलेट, strength of transfer fillet is about 30% more, is about 30% more than longitudinal fillet weld, than लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड। तो ये हमारे स्लॉट वेल्डिंग के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो हमारे फिलेट होते हैं, जो हम साइड होती है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल में तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फोर्स की डायरेक्शन में जो हम लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में जो हम बात करते हैं वो तो हम बात करते हैं किसकी? लॉन्गिट्यूडनल की। लेकिन जब हम ट्रांसवर्स की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं? ट्रांसवर्स के अंदर हम बात करते हैं किसकी? जब फोर्स की कैसी हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है और फोर्स की डायरेक्शन में है तो लॉन्गिट्यूडनल है। तो यही है फर्स्ट पॉइंट कि लॉन्गिट्यूडनल शीयर इन फिलेट वेल्ड, लोड एंड लेंथ ऑफ वेल्ड, लोड और लेंथ दोनों कैसी हैं? इन सेम डायरेक्शन में है। लेकिन ट्रांसवर्स शीयर में क्या है? लोड और लेंथ दोनों एक दूसरे के कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें कि दोनों में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ का हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? स्ट्रेंथ ज्यादा होगी हमारी किसकी? ट्रांसफर फिलेट की, ट्रांसवर्स फिलेट की। ट्रांसवर्स फिलेट की क्यों ज्यादा होगी और कितनी ज्यादा होगी? 30% ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लोड है वो परपेंडिकुलर है किसके? परपेंडिकुलर है किसके? डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। तो उसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा एक हमारा छोटा सा टॉपिक और रह गया था जिसको बोलते हैं हम टैकिंग बोल्ट्स। रिवेट से पहले हमारा एक छोटा वेल्डेड कनेक्शन से पहले एक हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था
जिसको हम बोलते हैं टैक रिवेट, उसको भी मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट करता हूँ, इसी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा याद रखने की चीज़ें नहीं है। उसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम पिच, एक्सपोज्ड कंडीशन जब वेदर के एक्सपोज्ड हो, और एक जब वेदर के एक्सपोज ना हो तब, और प्लेस्ड अगर बैक टू बैक कर दें मेंबर को फेस टू फेस या बैक टू बैक, तब हम किस तरीके से रखते हैं, और बोल्ट होल है वो क्या फेलियर टेंशन में किस तरीके से शो करता है, हम उसकी बात करेंगे। तो अभी हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि हम किस तरीके से स्लॉट वेल्ड को डिफाइन करते हैं। विड्थ ऑफ स्लॉट हमें कितनी रखनी होती है, 3T और 25 mm। और हमने देखा कि जो शियर है लॉन्गिट्यूडनल और शियर, और जो स्ट्रेंथ है कि स्ट्रेंथ हमें सबसे ज्यादा स्लॉट वेल्डिंग में किस डायरेक्शन में मिलती है, हमने उसकी भी बात की। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, उसके बाद हम डिजाइनिंग की बात करेंगे कि हम वेल्डेड और बोल्टेड कनेक्शन में डिजाइन प्रोसेस को किस तरीके से देखते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो रिवेटेड कनेक्शन में हमसे मिस हो गया था, वो है हमारा टैकिंग बोल्ट्स का। टैकिंग बोल्ट्स का टैकिंग बोल्ट्स टैकिंग बोल्ट्स के अंदर हमें एक ही चीज, तीन चीज याद रखनी है। एक तो हमें कि मैक्सिमम पिच, टैकिंग बोल्ट्स होते क्या है, देखो किसी भी दो प्लेटों को हम जोड़ते हैं तो बीच में जब हम तीसरी प्लेट, एक प्लेट के सारे दो प्लेटों को जोड़ते हैं, डबल कवर जो बट जॉइंट होता है हमारा उसके अंदर, तो जो तीनों प्लेटों को कनेक्ट करता है वो तो हमारा लोड बियरिंग बोल्ट होता है। लेकिन जो उसके अलावा जो हम आगे जब प्लेटें बढ़ जाती हैं दोनों, किस तरीके से, जैसे एक प्लेट ये है, ये बीच में प्लेट थी, और एक प्लेट ये है, इस तरीके से जुड़ा है, तो इन दोनों प्लेटों को जो जोड़ने का काम करता है उसको हम बोलते हैं टैकिंग बोल्ट्स। तो टैकिंग बोल्ट्स के अंदर हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि मैक्सिमम पिच हमारा क्या होना चाहिए। मैक्सिमम पिच हमें कितना रखना है, पिच डिस्टेंस और ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। पिच डिस्टेंस जो हम रखते हैं इसके अंदर वो 32T और 300 mm, 32T और 300 mm। ये कब रखते हैं, ये कब रखते हैं, जब नोट एक्सपोज्ड हो किसके, वेदर के, नोट एक्सपोज टू वेदर। ठीक है, ये तो हम रख रहे हैं किसमें, जब वेदर के एक्सपोज ना हो। अगर वेदर के एक्सपोज्ड है तब मैक्सिमम पिच, इस कंडीशन में हम जो मैक्सिमम पिच रखते हैं वो हम रखते हैं 16T और 200 mm, 16T और 200 mm। कब रखेंगे ये, जब एक्सपोज टू वेदर हो। ये हमारे डिजाइनिंग प्रोसेस में काम आती हैं छोटी छोटी चीजें। ठीक है, अगर दो मेंबर प्लेस्ड हैं बैक टू बैक, फॉर टू मेंबर्स प्लेस्ड बैक टू बैक, इफ फॉर टू मेंबर्स प्लेस्ड बैक टू बैक, अगर बैक टू बैक दो मेंबर्स को प्लेस कर रखा है तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम पिच है वो 100 mm से किसी भी केस में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम पिच है वो हमारी किसी भी केस में नॉट मोर देन 100 mm। अगर बैक टू बैक प्लेस कर रहे हैं हम मेंबर्स को, फेस टू फेस और बैक टू बैक दो तरीके से होती है। फेस टू फेस में आपको ऊपर वाली जो है कंडीशंस वो अप्लाई करनी है मैक्सिमम पिच के लिए, लेकिन अगर बैक टू बैक दे रखा है तो आपको अप्लाई करना है क्या, कि मैक्सिमम पिच है वो 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। अब आपको एक जो नोट इसमें याद रखना है वो क्या है, वो भी मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर। इसके अंदर आपको एक नोट याद रखना है कि बोल्ट होल शुड नॉट प्लेस टू नियर बोल्ट होल should not place bolt hole should not place
too near the ages due to failure, near the ages due to failure, intention take place, and cracks, क्या पॉइंट है हमारा? पॉइंट ये है कि बोल्ट होल शुड नॉट प्लेस टू नियर द एजेस ड्यू टू फेलियर इन टेंशन टेक प्लेस एंड क्रैक्स। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि टेंशन में फेल होने के चांसेस हैं मेंबर के, और क्या है, क्रैक्स आ सकते हैं। तो इसलिए जितने भी हम बोल्ट होल करते हैं वो एजेस के पास में न करके थोड़ा सा दूर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टैगिंग बोल्ट्स का। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो हम डिजाइन प्रोसेस देखेंगे, प्रेइंग एक्शन देखेंगे, किस तरीके से प्रेइंग एक्शन काम करता है, और उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।